हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा सभी? तो चलिए, आज मैं पेपर नंबर 59 का सॉल्यूशन दे रहा हूं। पेपर नंबर 60 का इसके बाद होगा, पेपर नंबर 61 का उसके बाद होगा। तो 3 पेपर के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो बच्चों ने लास्ट से स्टार्ट करा है उनको काफ़ी हेल्प होगा इसमें, बट जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो गाइस आपको 35 तक मैंने दे दिए है। ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कल मैं आपको फिर आगे के भी दे दूंगा 3 पेपर। ठीक है, ओके गाइस। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है कि आप में से अगर जो बच्चे ट्रिक्स लेना चाहते हैं केमिस्ट्री की, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जिससे आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगी, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। उसमें टेलीग्राम लिंक जाके जो JEE वाला है टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन करें। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स है आपके लिए। ठीक है, हर रोज़ भी मैं डालता हूँ एक एक दिन के गैप में। तो आपको वहाँ पे काफ़ी ट्रिक्स मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पेपर नंबर 59 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और देखेंगे कैसा पेपर आया है ये। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट 298 केल्विन एट सम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज इतना एंड NH4 प्लस इक्वल टू OH इक्वल टू इतना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर। तो डेल्टा जी नोट इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर डेल्टा जी नोट दिया हुआ है तो हम लोग इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस का 2.303 आर टी लोग क्यू। क्यू होता है रिएक्शन कॉशेंट। तो डेल्टा जी तो मेरे को निकालना ही है बेटा। डेल्टा जी नोट कितना होगा? 26.81। अब ये किलो जूल है, इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, बाद में फिर हम लोग किलो जूल में वापस कन्वर्ट कर लेंगे। तो इतना ये जूल हो गया प्लस का 2.303। अब आर कितना लेंगे? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना ले लेंगे? टेम्परेचर यहाँ पर दे रखा है हमें 298। अब लोग क्यू क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन देखो, NH4 और OH की इक्वल दी हुई है। तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? वाटर तो एक्सेस है, उसका तो लेंगे नहीं क्योंकि कम वाला लेते हैं हम लोग। NH3 का कितना है? 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? आपका जूल में आएगा, उसको किलो जूल में आप कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियाइडल एंटीबायोटिक। पहले भी हम लोगों ने करा था ये। तो ऑफ्लोक्सिन जो है पहला ऑप्शन, दिस इज द बैक्टीरियाइडल एंटीबायोटिक। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक जो होता है बेटा वो 2 टाइप की होती है एंटीबायोटिक। ठीक है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को पता होगा। तो एंटीबायोटिक जो है वो 2 टाइप की होती है। आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में मिल जाएगा। वन इज द बैक्टीरियाइडल एंड अनदर वन इज द बैक्टीरियोस्टैटिक। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वो वीक होता है, दोनों ही किल करती है। एक्चुअली बैक्टीरियोस्टैटिक का एक फंक्शन और होता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को बैक्टीरिया की, मतलब दोनों ही किल करती है, बट ये थोड़ा सा वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो बैक्टीरियाइडल ऑफ्लोक्सिन है, पेनिसिलिन जो है वो भी ऑल्सो द बैक्टीरियाइडल एंटीबायोटिक। और ये जो 3 है नीचे वाले, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, इसमें 2 मोस्ट कॉमन है। ये दोनों क्या है? मोस्ट कॉमन है, मतलब ये तो आपको याद रखना ही है। बट थोड़े से अनकॉमन एग्जांपल भी है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, तो ये भी क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो यहाँ पे आंसर अपना आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स ABCD आर गिवन बिलो। द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल। देखो, अब अपने को यहाँ पर इलेक्ट्रोपोटेंशियल दिया है। ठीक है, इसने यहाँ पर सिंपल क्या बना के दे दिया अपने को? E0 M प्लस से M। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है इसने। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो इसने बोला कि सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल। तो बेटा आपको पता है ये रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे। और कैथोड पे जाके जो सॉलिड चीज है वो जम जाती है, मतलब एक्वस फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एक्वस फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग कि रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपोजिशन। कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, सोचो उतना ज्यादा रिडक्शन होगा, जितना ज्यादा रिडक्शन होगा उतना इजीली या उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा।
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा मेरे को वैल्यू यहाँ पर दिख रही है गाइस 0.85, मतलब जो कि सी है। तो सी वाला एक ही ऑप्शन है बेटा यहाँ पर, तो सी ही ऑप्शन आ गया अपना करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है प्लॉट ऑफ log x by m अगेंस्ट log p इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45, मतलब अपने को tan थीटा दे दिया है बेटा 45, स्लोप मतलब tan थीटा, विद प्रेशर, प्रेशर मुझे दे दिया 0.5 atm, फ्रेंडलिज पैरामीटर के मेरे को दे दिया है 10, मुझे बताना है अमाउंट ऑफ सोल्यूट एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट विल बी, मतलब मास इसने दे दिया 1 ग्राम, मुझे x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, है ना राइट। तो अब देखो, अब फ्रेंडली आइसोथर्म क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन। मेरे को इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, बट उससे पहले मुझे ये n की वैल्यू पता होनी चाहिए, प्रेशर मुझे पता है, k की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, 10 दे रखा है इसने, तो n मुझे निकालना है बेटा। यहाँ पर n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका log लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ log ले लेता हूँ, log से x बाई एम इक्वल टू log k प्लस का 1 बाई एन log p। अब देखो log x बाई एम वर्सेस इसको मैं y मान लूँ और इसको मैंने क्या मान लिया x, तो ये 1 बाई एन इसकी क्या है, स्लोप है। तो दिस 1 बाई एन इक्वल टू 1045, फॉर 1045 1 होता है, तो n इक्वल टू 1 आ गया, बस अपना आंसर आ गया यहाँ से। के 10 है गाइस, ठीक है। प्रेशर कितना दे रखा है 0.5 और 1, तो यहाँ से आ गया 5, तो m कितना है 1 ग्राम है, तो x कितना आ गया 5 ग्राम आ गया। क्लियर, तो डी ऑप्शन आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन है एन आइडियल मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इज पुट इन अ सिलेंडर कंटेनिंग पिस्टन, पिस्टन इज पुल्ड आउट आइसोथर्मली सो दैट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस बट दैट ऑफ वेपर्स इंक्रीजेस। ठीक है, नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाज लेफ्ट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, तो मतलब वाई ए दे दिए है वेपर में 0.4, तो मैं ऑब्वियस ही बात है वाई बी भी निकाल सकता हूँ 0.6 होगा, क्योंकि आपको पता है दोनों का सम क्या होता है 1 के इक्वल। एंड इसने पी नोट ए दे दिया है, यहाँ पर प्योर वेपर प्रेशर दे दिया है ए का 0.4 एंड पी नोट बी दे दिया है 1.2। याद रखना ये लिक्विड में, ठीक है ना, ये लिक्विड फेज में, ये वेपर फेज में। क्लियर। एट द एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल प्रेशर एट विच द लिक्विड इज ऑलमोस्ट इवेपोरेटेड। ठीक है, अपने को टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग रोड्स लॉ से क्या लिखते हैं बेटा, पी नोट ए काई ए प्लस का पी नोट बी काई बी। इसका मतलब मुझे अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो मुझे काई ए काई बी निकालना पड़ेगा। काई ए काई बी कैसे आएगा, देखो अब आपका जो वाई ए होता है वो क्या होता है, अगर मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाऊं तो टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, सॉरी ये निकलेगा प्रेशर ऑफ दिस गैस पी ए अपॉन का टोटल प्रेशर, ठीक है, ऐसे निकलेगा पी ए अपॉन पी टी। तो यहाँ से क्या मैं टोटल प्रेशर यहाँ से ये निकाल सकता हूँ पी अपॉन पी टी, यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, देखना आपको दिया हुआ है यहाँ पर काई निकालना है ना हम लोगों को, एक मिनट, हाँ टोटल प्रेशर निकालना है लिक्विड में, तो ठीक है वाई ए अपने को 0.4 दे दिए, पी ए कितना होता है पी नोट ए काई ए, पी नोट ए अपने को दे रखा है 0.4 इंटू का काई ए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, तो यहाँ पर मैं पी टी लिख लेता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, ये 0.4 से 0.4 कैंसिल, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू काई ए आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख दूंगा यहाँ पर कहाँ पे वाई बी से निकाल लूंगा, वाई बी से काई बी आएगा, तो वाई बी कितना आ गया, वाई बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, पी नोट बी कितना है 1.2, ठीक है, और काई बी मुझे निकालना है अपॉन टोटल प्रेशर, तो वाई बी कितना है 0.6, तो ये कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर, सॉरी यहाँ पर 0.6 इंटू पी टी अपॉन 1.2 इक्वल टू काई बी, तो ये यहाँ से आ गया पी टी अपॉन 2, तो हमारा काई बी आ गया बेटा पी टी अपॉन 2, टोटल प्रेशर अपॉन 2। क्लियर, ये आ गया। तो अब काई बी कैसे निकालूंगा, देखो काई ए प्लस काई बी कितना होता है 1 होता है,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 कर देता हूँ। तो काई ए कितना था, पी टी प्लस का पी टी बाई टू इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा, 2 pt प्लस 3 pt बाई टू इक्वल टू 1। तो पी टी इक्वल टू आ गया 2/3। टोटल प्रेशर कितना आ गया बेटा, 2/3। टोटल प्रेशर 2/3 आ गया, तो इसका मतलब काई ए कितना आ गया, यहाँ से काई ए निकाल सकता हूँ ना मैं। काई ए इक्वल टू आ गया यहाँ से 2/3। 2/3 का मतलब 0.6, 3 6 18 होता है, यही चलता रहेगा। तो काई बी कितना आ गया, 0.4 आ गया। तो काई ए 0.6 है, काई बी 0.4 है। अब टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो पी टी इक्वल टू पी नोट है कितना है 0.4 इंटू का काई ए कितना है 0.6 प्लस का पी नोट भी कितना है 0.4, काई भी कितना है, काई भी कितना निकला 0.4, तो सेम ही आ गया। सॉरी पी नोट भी 1.2 है बेटा, ठीक है ना। तो 0.4 इंटू 0.6 तो ये आ गया 0.24 प्लस का 1.2 इंटू का 0.4, तो 12 4 दा 48 होता है। तो 0.48 आ गया। तो मेरे को 0.48 में 0.24 ऐड करना है। 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 0.72। 0.72 अपना आंसर आ जाएगा। हमने कुछ गलत तो नहीं करा। 0.6 का ये आ गया इंटू पी नोट ए 0.4 है, 6 चौका 24, 0.24 प्लस का 1.2 पी नोट भी है और 0.4 आया अपना काई बी, तो 0.48 हो गया। तो 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 0.72 आना चाहिए। तो ये लगभग हो जाएगा, देखो 0.667 है ये, इसके आसपास ही आ जाएगा फिर लगभग। सी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहे हैं लगभग। तो क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द रिएक्शन गिवन बिलो। सबसे पहले अपने को इथेन नाइट्रिल दे रखा है, मतलब CH3CN, क्योंकि आपको पता है नाइट्राइल में कार्बन भी गिना जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस करा, हाइड्रोलिसिस, तो इससे क्या बन जाएगा बेटा, इथेनॉइक एसिड बनता है, ठीक है ना। CN का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है, इथेनॉइक एसिड। अब इसका इसने क्या करवाया, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब सोडा लाइम के बेस में CO2 निकाल दो। तो ये क्या बन गया, CH4 प्लस का CO2 है, वो सोडा लाइम के प्रोसेस में जाके Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो इथेन बन जाए, मीथेन बन जाएगा दूसरा। तो पहला ही आंसर दिख रहा है अपने को, ए ऑप्शन। अगला इसने क्वेश्चन दिया 2RCl प्लस सिलिकॉन से कॉपर पाउडर फॉर 70 की कैल्विन R2SiCl2। तो देख रहे हो बेटा चेन बनती जा रही है। ये क्या होता है, लॉन्ग चेन सिलिकॉन का होता है, लीनियर लॉन्ग चेन सिलिकॉन, लीनियर चेन बनती जाएगी, सिलिकॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रेन्ड सीवेज हैज बीओडी। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम लोग बोलते हैं बीओडी ज्यादा कब होता है, जितना ज्यादा गंदा पानी होगा, मतलब ठीक है। वाटर का हम लोग बैक्टीरिया जितना ज्यादा होता है, मतलब जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उतना ज्यादा बीओडी का वैल्यू आता है। तो इसने बोला ड्रेन्ड सीवेज हैज मोर देन वाटर बीओडी, मोर देन वाटर, लेस देन वाटर, इक्वल देन वाटर, नॉन ऑफ द अबव। तो बेटा मोर देन ही होगा, क्योंकि सीवेज का वाटर जो होता है, सीवर का पानी होता है, वो किसी बात है पीने लायक नहीं है। तो उसका बीओडी क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट्स वाई कि हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायराइट और, ठीक है बिल्कुल, ठीक है ना। तो CuFeS2 से क्या बना होगा, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है, बाय हीटिंग इन अ ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में आपको पता ही हो कौन कौन सी रिएक्शन होती है, Cu2S प्लस Cu2O, ठीक है। कॉपर सल्फाइड प्लस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे द मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, क्योंकि आयरन की एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से देन कॉपर एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। आयरन की एफिनिटी ज्यादा होती है, इसलिए दैट्स वाई वो कॉपर बेसिमराइजेशन होता है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर अ सर्टेन रिएक्शन दैट वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज गिवन बाय द इक्वेशन। देखो बेटा, अब जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है, मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट के साथ, ठीक है ना, इसने बोला हुआ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट।
टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखना यहाँ पर मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ, KT अपॉन K0 इक्वल टू म्यू की पावर T-0 अपॉन 10, ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला, आप याद रखोगे सीधा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ले लो, तो ln KT अपॉन K0 इक्वल टू कितना आ गया, ये T अपॉन 10 ln म्यू। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को इक्वेशन देखनी है कितनी बन रही है, ln KT माइनस का ln K0 होगा इक्वल टू जाके प्लस K0 हो जाएगा, तो ln K0 प्लस का T अपॉन 10 ln म्यू। अब देखो ये क्या, ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है, T अपॉन 10 ln म्यू, तो इसने म्यू की जगह इसका मतलब 3 दे दिया है, और ये म्यू क्या है यहाँ पर, दिस म्यू इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब म्यू कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ से, तो 3 आ गया तो डी आंसर आ गया अपना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl आर। अब इसमें देखो अल्केन और एक्सेस क्लोरीन दे रखा है, तो अगर आपने एनसीईआरटी में देखो, अगर मुझे एल्काइल हैलाइड बनाना हो बेटा, अल्काइल हैलाइड के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर हम लोग अल्केन को ज़्यादा कर दे और उसके अंदर से Cl पास करवाए तो हमारा अल्काइल हैलाइड बढ़िया प्रिपेयर होता है। तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा कि C2H6 मतलब अल्केन को हम लोग ज़्यादा करें और Cl2 उसमें से पास करवाए। अगला अगला क्वेश्चन है CH3COCl। ठीक है, इसका BaSO4 PdH2 से कराए, तो ये तो बेटा रोजनमंड है, दिस इज द रोजनमंड कैटलिस्ट। ठीक है ना, ये क्या है, रोजनमंड कैटलिस्ट। तो रोजनमंड रिएक्शन है, रोजनमंड में क्या होता है कि ये एसिड क्लोराइड को हटा के किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो ये यहाँ पर CH3COCl को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3CHO, तो दिस इज कॉल्ड एसिटेल्डिहाइड। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखो यहाँ पर स्टेबल बताना है, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैसे देखा जाता है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखने के लिए। तो हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल। क्यों, फ्री रेडिकल का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको उससे स्टेबल होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, पहला NO2 है, NO2 तो माइनस आई होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है Cl, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बट ये CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई शो करेगा, तो ये करेगा शो प्लस आई, तो इसका मतलब यही स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, अभी हमने कॉन्सेप्ट जो देखा। ठीक है, तो डी आंसर आ गया तो उसका। अगला क्वेश्चन है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने रिएक्शन दे दी है बैलेंस करके, तो हमें बैलेंस करने की तो जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ पर ZnCl2 प्लस का हाइड्रोजन गैस निकाला इसने बोला 0.3 मोल ऑफ Zn, 0.3 मोल Zn इसके दे दी एडेड टू 0.52 मोल ऑफ HCl। तो दो रिएक्टेंट है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे, तो 0.52 का अपॉन 2 करूंगा मैं, तो कितना हो गया ये बेटा, इंटू 100 नीचे उतार देता हूँ पहले, 2 टू द 4, 2 6 12, 0.26 आ गया। तो 0.26 मतलब 3 से तो कम ही है बेटा, इसका मतलब HCl जो है ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया HCl, अब यही डिसाइड करेगा मोल। तो इनिशियली तो इतना था T इक्वल टू T टाइम पे ये 0 हो जाएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो 0 हो जाता है। इसने पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 इज प्रोड्यूस, यही डिसाइड करेगा, 2 से 1 बन रहा है, 1 से आधा बनेगा, मतलब 0.52 का आधा कितना होगा बेटा, तो अपॉन 2 करूंगा तो ये अभी निकाला था हम लोगों ने 0.26 इसका मोल आ जाएगा, अभी हमने निकाला 0.26 मोल, डी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यूज ऑफ बैरियम सल्फेट एंड बैरियम कार्बोनेट इतना। ठीक है, क्लियर। ठीक है, बैरियम सल्फेट मतलब BaSO4, ठीक है, एंड बैरियम कार्बोनेट मतलब BaCO3। ठीक है, क्योंकि बैरियम +2 में होता है, इन दोनों के ऊपर भी -2 चार्ज होता है। When two salts are simultaneously equilibrated in pure water, the ratio of SO4 -2 and SO3 2 -2।
तो देखो इन दोनों का KSP का एक्सप्रेशन एक जैसा ही होगा, ठीक है, दोनों का। तो मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा इनका KSP दोनों का डिवाइड कर दूँ, मतलब SO4-2 बैरियम सल्फेट का दिया है 10⁻⁻10 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁹ सीधा डिवाइड कर दूं मैं, तो ये कितना हो गया 0.2 हो गया। 1/5 कितना होता है 0.2, ठीक है। ऊपर जाऊंगा तो ये 9 तो इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, तो ये कितना आ गया 0.02 आ गया। पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, ठीक है। आपको ट्रिक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर दे रखी है इसकी, KSP और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा तो वो ज्वाइन करके देख सकता है ट्रिक्स वहाँ पर, ठीक है, और भी आपको बहुत मिलेगी। अगला क्वेश्चन है बेटा 84 पोलोनियम डिकेज विद अ पार्टिकल टू इतना विद हाफ लाइफ ऑफ इतना, ठीक है। अब ये देखना है यहाँ पर, पहले तो रिएक्शन बना लेते हैं। PO84 210 डिकेज विद ए पार्टिकल 2, यहाँ से किस पे जा रहा है ये PB82 और 206। अब देखो एटॉमिक इसको रेडियो एक्टिव रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि एटॉमिक नंबर का सम देख के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही मास नंबर भी राइट साइड और लेफ्ट साइड में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 84 है, यहाँ पर 82 है, इसका मतलब 2 एटॉमिक नंबर का गैप आ रहा है और मास में 4 का है। इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल निकला होगा बेटा वो हीलियम निकला होगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर क्या होता है 4 होता है। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, जबकि सिंपल केमिकल रिएक्शन में हम लोग बता नहीं सकते कि कौन सा प्रोडक्ट है, वहाँ पे हमें लर्न भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट इजिली बता देते हैं। तो ये तो रिएक्शन हुई। अब सबसे पहले मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पर हाफ लाइफ अपने को दे रखी है, हाफ लाइफ मुझे दे रखी है 138.4 डेज, और इसने टाइम पीरियड जो दे दिया है यहाँ पर वो 69 पे। हाउ मच हीलियम विल एक्यूमुलेट, मतलब हीलियम हमें बताना है कि कितना मास, हीलियम का कितना मास है, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम बतानी है यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब दे रखे ना, वॉल्यूम बतानी, तो हीलियम की कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है 69.2 डेज पे, और जो कि हमें सेंटीमीटर क्यूब एट STP पे बताना है, ठीक है। तो 138.4 डेज और टी इसने दे दिया अपने को 69.2 डेज। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से निकाल दूंगा, n इंटू टी, हाफ इक्वल टू टी होता है, तो n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 69.2 अपॉन का 138.4, तो यहाँ से कितना आ गया हाफ हो गया, ये 2 पे कटेगा बिल्कुल, तो n इक्वल टू हाफ आएगा। अब अमाउंट कितना होगा, अमाउंट निकाल लेते हैं जो कि इस टाइम पीरियड के बाद होगा, कितनी अमाउंट टोटल है आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हाफ 1/2 की पावर n होता है ये, तो 1/2 की पावर 1/2 मतलब 1/√2, 1/√2 कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा आंसर देखते हैं। √2 होता है 0.414, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं जरा, 1 डिवाइडेड बाय 0.414, तो ये आ गया 1/2 की पावर n कितना आया था, हाफ आया था ना, तो √2 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.414 आ गया, ये आ गया 2.41, सॉरी मैं गलत ले गया, यहाँ पे 1.414 होता है √2, ठीक है ना, मैं वही सोच रहा था, मैं गलत कर गया वहीं से। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.414, तो आ गया 0.707, 0.707 आ गया अमाउंट। तो यूज कितनी हुई है, अमाउंट यूज्ड निकाल लेते हैं, कैसे निकालूंगा यूज्ड, ठीक है, ये 0.707 है, ठीक है ना। यूज्ड कितनी यूज हो गई कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पर देखना, इसने दी है 1 ग्राम ऑफ पोलोनियम 84 इज प्लेस्ड इन अ सील्ड ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.707 है, ये अमाउंट ग्राम में है ना, तो एक में से घटा दो, इतना यूज हो गया ना 0.707, एक में से घटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 में से 0.707 घटा दो, 1 माइनस का 0.707,
ये आ गया 0.293, इतना अमाउंट यूज हुआ है, ठीक है ना। अब मेरे को पता करना है, यहाँ पर आ गया पोलोनियम का इतना अमाउंट यूज हुआ 0.293, तो जितना इसका है उतना इसका है, हीलियम का मेरे को हीलियम का ही निकालना है, मेरे को लेड से कोई मतलब ही नहीं है। तो 0.293 तो इसका अमाउंट आ गया, ठीक है। मास आ गया, तो मास आ गया तो इसके मोल निकाल सकता हूँ, ठीक है। मोल कैसे निकालूंगा, देखो भी हीलियम के मोल निकालने मेरे को, अरे सॉरी ये मास आया ना, पहले पोलोनियम के मोल निकालने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है ठीक है, ऐसे तो मैं नहीं कर सकता ना। तो मास आगे, पहले पोलोनियम के मोल निकालने पड़ेंगे, मोल ऑफ पोलोनियम 0.293 अपॉन इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो अपन को दे रखा है 210, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 210 हो गया, तो 0.293 को 210 से डिवाइड करना है सबसे पहले तो 0.293 डिवाइडेड बाय 210, ये आ गया 0.0013, 0.0012 ले लेता हूँ, ये आ गया 0.0012, ठीक है, 0.0012, क्लियर। इतने आगे मोल्स, तो इतने मोल्स हो गए इसके, इसके भी इतने मोल्स हो गए 0.0012, इसके मोल्स इतने हो गए। अब इसको इसकी वॉल्यूम निकालनी थी मेरे को, तो वॉल्यूम निकालने बस इंटू 22.4 कर दूंगा मैं, इतने मोल हो गए ना, इंटू का 22.4, 0.0012 इंटू का 22.4, 0.026, 0.026 अब एसटीपी है, इसमें ये 0.026 आया, ये आ गया अपना मीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है, इंटू 10⁻⁻6 कर दूंगा। ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ कर दी है कुछ। देखते एक बार इसको मैं मिटो दूं, गाइस थोड़ा सा सेलेक्ट होने में प्रॉब्लम रहती है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। तो देखना एक बार दोबारा हम लोग करते हैं, पूरा इरेज करती है। ये अपने को दिया है पोलोनियम 84 से 210, इक्वेशन तो पहले आपको आएगी, ये बैलेंस करनी। यहाँ पर 82 है, यहाँ पर 206 है, तो यहाँ पर हीलियम निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, n इंटू टी हाफ, मतलब हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल ली थी, n इंटू टी हाफ इक्वल टू टी। तो यहाँ से n की वैल्यू अपनी आ रही थी कितनी, 1/2, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इतनी थी। देन उसके बाद अमाउंट ऑफ हीलियम यूज्ड इतनी, इतने टाइम पर कितनी होगी, तो अमाउंट ऑफ हीलियम यूज्ड, सॉरी पोलोनियम यूज्ड, ठीक है ना, हीलियम कह रहा हूँ। अमाउंट ऑफ पोलोनियम यूज्ड कितना हो गया हमारा 1/2 की पावर 1/2, तो ये कितना हो गया 0.732 आया था, कितना आया था, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 की पावर 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1.414, 0.707 आया था, सॉरी 0.707। अब यूज्ड कितनी हो गई है, तो 1 ग्राम तो दे ही रखा था, 1 माइनस का 0.707, इसमें से 1 घटा दूं अगर मैं, तो आ गया माइनस का 0.29, ठीक है। इतनी आई थी क्या 0.707 माइनस का 1, 0.293 आ गया, 0.293, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी 0.293 अमाउंट है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका मोल निकाल लूँ मैं, इसके मोल निकालूंगा तो अपॉन क्या करूंगा 210, तो हीलियम का मास निकाल लेता हूँ, मास ऑफ हीलियम कितना डिपॉजिट हुआ, मतलब मास ऑफ हीलियम कितना रहा होगा, तो इसके 0.293 अपॉन 210 इंटू का मास कितने, मोल्स इतना आ गया, इंटू मोलर मास 4 होता है। हाँ हम लोगों ने पहले मास नहीं निकाला, मास निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया 0.293
0.293 डिवाइडेड बाय 210, ये आ गया 0.00139 इंटू का 4, तो ये आ गया बेटा 0.00558, मतलब 56 ले लूँ, इतना आ गया मास हीलियम का। अब मेरे को निकालनी है एसटीपी पे वॉल्यूम, तो 0.0056 अपॉन इसको क्या करूँगा 4 इंटू का कितना 22.4, तो ये कितना आ गया डिवाइडेड बाय 4 इंटू का 22.4, तो आ गया 0.03125, 0.03125 ml में आए, सेंटीमीटर क्यूब में बनाऊंगा 31.25। हाँ ये आ गया बेटा इस बार, पिछली बार कुछ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ज्योमेट्री ऑफ ClO3 माइनस आयन अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी विल बी। ClO3 माइनस का है 7 और 1 8, ClO3 माइनस डाइवेलेंट है, गिने गिने 7 और 1 8, 8 बाय 2 4, sp3 अब क्लोरीन 6 और 1 7, मतलब इस पे 3 ये जुड़ गए 7 होते हैं, तो 2 बच जाएंगे, 1 लोन पेयर होगा, तो ट्रायगोनल पिरामिडल, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस COCl3.6NH3, तो पहले का तो होगा CO, हेक्सा कोऑर्डिनेट मतलब देखो 6 बॉन्ड बनाने और बाहर आ जाएगा Cl3। इसने पूछा इफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड NH3 मॉलिक्यूल इन ABC आर रिस्पेक्टिवली 6 5 4, ठीक है, इसने दे भी दिया, पहले में 6 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 4 है, तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा NH3 न्यूट्रल है तो +3 आ गया, तो पहले का +3 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन गया, डी गया, ए या सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। दूसरे में क्या हो रहा है बेटा CONH3, अब इसमें 5 है तो इसलिए Cl भी आएगा एक साथ में, और बाहर Cl2 रह जाएगा। अब ये कितना हो गया x माइनस 1 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू +3 आ गया, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गया, ए ऑप्शन अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज बोथ oxidizing as well as reducing agent depending upon the nature of the reacting species. In which of the following cases H2O2 act as most suitable reducing agent? तो reducing agent कौन सा होता है बेटा, अगर H2O2 का क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तब वो क्या होगा अच्छा reducing agent होगा। तो Ki किस में जा रहा है, Ki प्लस H2O2 अगर मैं देखूं तो ये जाएगा I2 में, अगर Ki से I2 जा रहा है तो -1 से 0 पे जा रहा है बेटा, इसका मतलब ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब H2O2 इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, खुद क्या हो रहा है रिड्यूस, इसका मतलब यहाँ पर तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। Cr2O7 2 माइनस हमेशा जाता है, किसमें जाता है क्रोमियम +6 हो गया, यहाँ पे प्लस का 14 माइनस का 14 सॉरी, ठीक है, और ये कितना हो गया प्लस का 7, माइनस का 14 प्लस का 2 12, तो +6 हो गए, +6 से किस में जाता है +3 में जाता है क्रोमियम, ठीक है, +6 से किस में जाता है +3 में, अगर +6 से +3 में जा रहा है तो ये रिडक्शन करवा रहा है, इसका रिडक्शन करवा रहा है, इसको रिड्यूस करवा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर H2O2 क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा, इसका मतलब ये हो सकता है, ये वाला ऑप्शन होगा एक। इसने पूछा रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम के, एसिडिक मीडियम में +6 से +3 पे जाते हैं, SO3-2 है, सल्फाइट है, ये ऑक्सीडाइज होके किसमें जाएगा सल्फेट में एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर H2O2 इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। MnO फॉर्म माइनस एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 में जाता है, ठीक है ना, तो +2 में रिडक्शन, इसका मतलब ये भी ऑप्शन, तो बी एंड डी दोनों ऑप्शन आ गए बेटा, यहाँ पर बी एंड डी दोनों ऑप्शन आएंगे। अब ये सिंगल चॉइस है तो यहाँ पर ये गलती दे रखी है इन्होंने, बहुत ऑप्शन आर करेक्ट, ये क्वेश्चन यहाँ पर मतलब आना ही नहीं चाहिए, ये सिंगल चॉइस आंसर है, तो दोनों आंसर करेक्ट हो गए बेटा इसके, तो बी एंड डी दोनों आंसर आएंगे, आप दोनों में से कोई भी टिक करते हैं तो आपको आंसर क्वेश्चन मतलब ये बोनस क्वेश्चन ही माना जाएगा, एक तरह से आपको इसका नंबर मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क बेस्ट टू कैरी आउट द रिएक्शन, बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट अपन को दिख नहीं रहा है,
कट गया है। एक काम करते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं मैसेज। मैं आपको टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको डाउट है। तो मैं टेलीग्राम पर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है तो इसलिए हम लोग बता नहीं पाएंगे। अब इसने दिया है टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर पॉसिबल फॉर C7H16। देखना अभी C7H16 अल्केन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, पहला तो ये बन गया बेटा। दूसरा क्या बनेगा, अब चेन छोटी कर लो, पेरेंट चेन 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर दो, दो हो गए। तीसरा अब और छोटी कर दो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर ही कर दी। अब इसमें नाम अलग होना चाहिए ना, चेन बनानी है ना मेरे को, 5 मेंबर की चेन कर दिया, मतलब मेरे को दो इसके अंदर क्या लगाने हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं यहाँ पर बेटा, तो मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर लग गए मेरे। ठीक है, फोर्थ मैं कर सकता हूँ और छोटी चेन कर दूं, 4 की, 4 की कर दूंगा तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आ गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ आ गया, तो ये 4 बन गया। अब इससे छोटा मैं कर सकता हूँ क्या, देखना एक बार, 3 मेंबर की इस पे मैं 4 सब्स्टिट्यूएंट कैसे लगाऊंगा, पॉसिबल नहीं है बेटा 4 सब्स्टिट्यूएंट लगाने। इसका मतलब ये 4 ही बनेंगे, तो 4 आंसर आ गया अपना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्कोहल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट विल यील्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑन डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकालना है। प्रोपेन टू ओल, तो यहाँ पर देखो प्रोपेन बनाया, टू ओल, सेकंड पोजीशन पर OH है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन करवाऊंगा तो पानी निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकलेगा इस साइड से निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, इस तरह का आ गया कुछ। अब इसने बोला इसका आइसोमर बनेगा नहीं बनेगा, या तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल सकता है, या फिर इसमें बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, ये बन गया। इसका आइसोमर पॉसिबल है क्या, इसके आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिक आइसोमर। ज्योमेट्रिक आइसोमर इसका देखे अगर, तो यहाँ पर एक C है, यहाँ पर H है, 2 यहाँ पे H हो गए, नहीं होगा बेटा इसका, तो पहले का तो नहीं होगा। दूसरे का देखे, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, तो देखना बेटा प्रोपेन ही दे रहा है, 1 पे ओल दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर OH है, 2 पे मिथाइल दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, क्लियर। अब देखना, अब यहाँ पर क्या होगा, एक H निकलेगा, देखना भाई, यहाँ से तो H या फिर यहाँ से निकल सकता है, देखो H, तो ये H और OH मिलके वाटर बना के यहाँ पर आ जाएगा। इसके स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पर बन जाएगा एक। ठीक है, अब ये वाला निकालेगा क्या, CH3, और यहाँ पे भी क्या है CH3, ये तो नहीं बनाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। या फिर कहाँ से निकल सकता है, इसमें तो बस एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ से निकलने का, या यहाँ से भी निकल सकता है, तो एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो अगर C डबल बॉन्ड C में है, यहाँ पर CH3 H है, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में CH3, इधर भी तो CH3 है बेटा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब पेंटेन 2 ओल, तो 3 4 5, 3 तो 5, यहाँ पर OH है। अब या तो यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया CC, उसके बाद सॉरी मैं गलत बना गया, इसके 2 हो जाएंगे CC, यहाँ से निकल रहा है ना, डबल बॉन्ड CC, इसका हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या है, अलग है, यहाँ पर अलग है, ये बन जाएगा बिल्कुल, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा। इथेनॉल, इथेनॉल आ गया CH3, मतलब CCOH, यहीं से निकलेगा बेटा ये, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, इसका तो नहीं होगा। प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल का मतलब यहाँ पर OH लगा हुआ है, ये OH लगेगा, यहाँ से निकलेगा, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, ये भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल,
मतलब ये हो जाएगा कि देखते हैं 3, यहाँ पर 3 आ गया ना। अब देखो यहाँ पर 2 पे ओल लगा हुआ है और 2 पे ही मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से किस पे जाएगा, भी यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ से अगर मैं देखो निकालो डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो यहाँ पर CH3 आ गया, CH3 आ गया, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे लगाऊंगा तो CH3 ये भी दोनों सेम आगे नहीं हो सकता। यहाँ पे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H2 हो जाएगा ना 2 जगह, ये भी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल 4 OH, यहाँ पर होगा पाई बॉन्ड, ये हो जाएगा बिल्कुल। ब्यूटेन 2 ओल OH है यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड जो निकालेगा वो निकालेगा यहाँ से, इस वाले कार्बन से, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये भी बन सकता है सिस ट्रांस, बिल्कुल बन जाएगा। हेक्सेन 3 ओल, ये भी बन सकता है बेटा। कितने आगे, 4 आगे, तो मेरे अकॉर्डिंग 4 आना चाहिए, ठीक है, 4 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विद P4O10. Calculate the amount of calcium oxide required when it reacts with P4O10. P4O10 का रिएक्शन करवा दिया अपन ने किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ये क्या बना लेगा बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट बना लेगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। तो अब ये क्या, इसका कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस देखो यहाँ पे कितने हो गए, 2 है, यहाँ पर 4 है बेटा, तो मैं 2 से तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कैल्शियम 2 हो गए, यहाँ पर 2 कैल्शियम हो गए, ठीक है, सॉरी 6 कैल्शियम हो गए, 6 कैल्शियम हो गए, 6 करूंगा यहाँ पर। तो फॉस्फोरस देखो 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 10, 10 और 6 16, यहाँ पर कितने हो गए, 8, 8 ही हुए हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ऐसे तो बैलेंस नहीं होगा, तो पहले फॉस्फोरस 4 है यहाँ पर, होल ट्वाइस यहाँ पर 2, 2 नहीं 4, 4 करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा इसको। इसका मतलब यहाँ पर पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेता हूँ, 10 और 1 11, यहाँ पर कितने 8 है। तो मैं काम करता हूँ 8, और कैल्शियम कितने हैं 3, तो यहाँ पर पहले 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, कैल्शियम बैलेंस करता होगा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 10 और 3 13, 4 वो है फॉस्फोरस, तो 4 तो नहीं 8, और यहाँ पर 3 कैल्शियम, फॉस्फोरस 4 है ना, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 तो नहीं 6 कैल्शियम हो गए, 6 कैल्शियम हो गए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 16, यहाँ पर कितने हो गए 8 तो नहीं 16, अरे बैलेंस तो हो गया, क्या सच सही है गाइस, बैलेंस हो गया ना। देखो फॉस्फोरस 4 हो गए, कैल्शियम 6 हो गए, कैल्शियम 6 हो गए, ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 16 है, 8 तो नहीं 16, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर रिएक्ट करूँगा, इट रिएक्ट्स विद 852 ग्राम, इसका ग्राम दे दिया 852 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी मेरे को अमाउंट बतानी है, तो बहुत सिंपल है ये, तो इसके मोल निकाल लूंगा मैं, 852 अपॉन P4O10 के, फॉस्फोरस का 31 होता है, 31 इंटू का 4, 4 3 12, 124, ऑक्सीजन 10 है, 160 हो गया ना, 4 6 2 8 2, 284 आ गया बेटा, ठीक है। अब 284 12 इसमें आता है कि 3 से करूंगा मल्टीप्लाई, 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, 25 और 3 2 6 और 8, बिल्कुल सही गया, 3 पे गया बेटा, ये मोल आगे 3, इसके 3 आगे, 1 से 6 बन रहा है, तो 3 से कितना बनेगा 18, 3 मोल से कितना बनेगा, 1 का 6 गुना है तो 3 का 6 गुना 18, 18 मोल आगे, इसकी अमाउंट निकालनी है, तो 18 इंटू का इसका मोलर मास, कैल्शियम का होता है 20 और सॉरी 40 और 16 56, तो 18 इंटू 56 कितना आ गया, 56 इंटू का 18 करना है, 8 5 द 48, 6 द 48, 4 कैरी, 8 5 द 40,
6 कम 6 46 और ये 4 तरफ 50, 5 कैरी, 5 एकम 5 और 1 10, 1008 ग्राम आ गया। इसका आंसर आ जाएगा 1008 ग्राम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है इन मॉन्स प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल द फॉलोइंग रिएक्शन अकर द वैल्यू ऑफ एक्सिस। तो बेटा यहाँ पे 4 CO होता है Ni प्लस का 4 CO, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। इससे क्या बनता है NiCO4। मॉन्ड प्रोसेस आपको पता ही होगा, तो 4 आ गए यहाँ पे आंसर, इजी था बहुत। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विद अरीन डाइजोनियम क्लोराइड। मतलब बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। इसके कितने मिलके एराइल हैलाइड देंगे, मतलब ये देंगे यहाँ पर। तो पहला HbF4 हीट करेगा तो पहला तो फ्लोरोबेंजीन दे देगा, इस वाला ये होगा। KHS थायोल देगा, नहीं होगा। CuCN KCN CN देगा, ये भी नहीं होगा बेटा। सेंड मी अ रिएक्शन CuBr HBr, ये Br दे देगा, ये हो जाएगा। CuHCl, ये ये Cl दे देगा, क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा बिल्कुल। Ki, ये I दे देगा, ये हो जाएगा। 1 2 3 4 CH3CH2OH, ये नहीं होगा। ये बेंजीन देखा खाली, ये नहीं होगा। तो 1 2 3 4 4 आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर। तो ये था बेटा अपना पेपर नंबर 59। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया है पेपर। ठीक था, अच्छा था, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। तो मतलब मैं अप्रॉक्स आपका जो बताना चाहूँगा 85 to 90 मार्क्स आप इसके अंदर इजीली आप भी स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छे आप मार्क्स ओरिजिनल पेपर में ग्रैब कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।